20 दिनों की समस्त औपचारिकताएं और धार्मिक क्रियाकलाप पूरे कर मयंक आज माया और बेटे गिन्नी के संग अपने शहर लौट गए थे। बाहर से आए सभी नाते रिश्तेदार भी लौट गए थे। सोने घर का कोना कोना बाबूजी की यादों और बातों को प्रतिध्वनित कर रहा था। थक हार कर मैं बालकनी में रखी उनकी प्रिय आराम कुर्सी पर जाकर पसर गई थी। बंद आंखों में रह रहकर बाबूजी की यादों के साथ साथ मयंक की स्मृतियाँ भी उभर आती। इन 20 दिनों में जिस मयंक को मैंने देखा, कहीं से भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि वे अपनी याददाश्त खो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी याददाश्त लौट आई है। एकाएक गर्म साल के स्पर्श ने मुझे चौंका दिया। आंखें खोलकर देखा, संदीप सामने खड़े थे। इतनी ठंड में खुले में बैठी हो, बीमार पड़ जाओगी। आओ अंदर चलते हैं, तुम्हें बाबूजी की एक अमानत भी सौंपनी है। संदीप के अंतिम वाक्य से मेरी आंखों में एक प्रश्न चिन्ह उभर आया, लेकिन कुछ पूछने की बजाय मैं उनके साथ अंदर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। संदीप ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया तो दिल अचानक भर आया। कितना ख्याल है संदीप को मेरा। बाबूजी की पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। बाबूजी के कमरे में पहुंचकर मैं उनकी तस्वीर को निहारने लगी तो तस्वीर से जुड़े यादों के पन्ने स्वतः ही फड़फड़ा उठे। बरसों पूर्व मयंक की दुल्हन के रूप में इस घर में कदम रखा था। तब पहली बार अपने सिर पर बाबूजी के स्नेहल हाथ का स्पर्श पाकर मन एक आत्मीय गर्माहट से भर गया था। आज उनकी तस्वीर पर हाथ फिराते हुए मन वही आत्मीय गर्माहट पाने के लिए व्याकुल हो उठा। बाबूजी का वह स्नेहल स्पर्श अंत तक मेरे सिर पर बना रहा। माँ बाप के प्यार से वंचित मेरा शुष्क मन उनकी आत्मीयता से लहलहा उठा। शायद जितनी शिद्दत से मैंने अपनी ज़िंदगी में माँ बाप की कमी महसूस की थी, उतनी ही शिद्दत से बाबूजी ने अपनी ज़िंदगी में एक बेटी की कमी महसूस की थी। दो रिक्त मन सहजता से एक दूसरे के पूरक बनते चले गए। हमारा आपसी प्यार देखकर कभी कभी मयंक भी बाबूजी से शिकायत कर बैठते, क्या बाबूजी, इतना प्यार तो आपने कभी मुझे यानी अपने बेटे को भी नहीं किया। अच्छा, तो तू ऐसे ही बड़ा हो गया। अरे उषा के जाने के बाद तुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है हमने, दीक्षा को तो वो भी नहीं मिला। माता पिता दोनों का साया दुर्घटना में एक साथ ही उठ गया। फिर भी देख कितनी संस्कारी है। यदि तूने कभी उसका दिल दुखाया तो कान खींच लूँगा तेरे। समझ नहीं आता आप मेरे पिता हैं या दीक्षा के। मयंक झूठा गुस्सा दिखाते तो बाबूजी के साथ साथ मैं भी मुस्कुरा उठती थी। जानती थी बाप बेटे का यह लड़ाई का नाटक मुझे ही खुश करने के लिए है, वरना बाबूजी अपने बेटे को कितना चाहते हैं, उस पर कितना गर्व करते हैं, यह सब जानते हैं। वैसे मयंक थे भी गर्व करने योग्य। लड़ाकू विमान उड़ाने वाले जाबाज देशभक्त पायलट बेटे पर कौन पिता गर्व नहीं करेगा। और फिर जब एक खुफिया अभियान के तहत वही आँख का तारा लापता हो गया, तब उस पिता पर क्या गुजरी होगी, यह कल्पना करना भी बेहद दुखपूर्ण है। 5 दिनों के खोजी अभियान के बाद घने जंगलों से विमान का मलबा ही बरामद हो सका। मयंक का कुछ पता ना लगा। रो रो कर मेरी आंखों के आंसू सूख गए थे, लेकिन दिल कतई यह मानने को तैयार ना था कि मयंक अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे मान लेती? यदि मर गए होते तो उनके शव का कोई तो अवशेष मिलता। एक समयावधि के बाद सरकार की खोज से अभियान बंद करा दिया गया। दिन शाम अचानक मेरी तबीयत गड़बड़ा उठी। बाबूजी तुरंत डॉक्टर के पास गए। यह जानकर कि मैं गर्भवती हूँ, हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस खबर से खुश हुआ जाए या परेशान। लेकिन बाबूजी के विचार जानकर मैं दंग रह गई। वे चाहते थे मैं अपना गर्भ गिरा लूं ताकि भविष्य में आसानी से दूसरी शादी कर अपना जीवन संवार सकूं। मेरे प्रति उनका दृष्टिकोण अब ससुर का नहीं, एक पिता का हो गया था। एक बेटी के नाते मुझे उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन एक बहू के नज़रिए से मुझे उनका यह प्रस्ताव घृणास्पद लगा। आखिर मेरी जीत हुई। बाबूजी ने अपनी सेवानिवृत्त सुकून भरी जिंदगी त्याग कर एक निजी संस्थान में अकाउंटेंट की तैयारी कर ली, तो मैंने भी पास ही के स्कूल में पढ़ाना आरंभ कर दिया था। बाबूजी अपने दुख को बिसरा कर मुझसे नई जिंदगी आरंभ करने का आग्रह करने लगे। उनके अनुसार अब मैं उनकी बहू नहीं, बेटी थी, और मेरे आगे के जीवन को सुखपूर्ण बनाना उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। मैं उनके इस आग्रह पर तड़प उठती, यह कहकर लड़ने पर उतारू हो जाती कि वे कैसे बाप हैं जो अपने बेटे को मरा हुआ समझ करके ऐसा कर रहे हैं, जो अपने रिश्ते घाव को भूलकर बाबूजी मेरे जख्मों पर मरहम लगाने लगते। अपने बुढ़ापे और मेरी लंबी सूनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए
ये सब सोचते। हद तो तब हो गई जब ये मुझसे संदीप से शादी करने के लिए दबाव डालने लगी। संदीप मयंक का दोस्त था और अक्सर घर आता रहता था। मयंक को खोजने में भी उसने हमारी बहुत मदद की थी और अब वह भी घर के बाहर कई छोटे बड़े काम वह सहर्ष कर आता देता कि जब तक मेरे दिल में मयंक के लौटने की आस है, मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और मयंक के लौटने की आस मेरे मरने पर ही ख़त्म होगी। बाबूजी उस दिन एकदम टूट गए थे। एक बारगी तो मुझे भी अपनी असाफगोई पर बहुत अफसोस हुआ था। यह डायरी बाबूजी ने उनके जाने के बाद तुम्हें देने को कहा था, कहते हुए संदीप ने एक बंद लिफाफा मुझे पकड़ाया तो मेरी चेतना वापस लौटी। डायरी 24 घंटे साथ रहने वाले बाबूजी भला डायरी कब लिखते थे, कभी पता ही नहीं चला। डायरी में तो अक्सर वही बातें लिखी जाती है जो इंसान रूबरू नहीं कर पाता। तो क्या बाबूजी के दिल में कुछ ऐसा था जो मरते दम तक मुझसे नहीं कह पाए? बेचैनी में मैंने लिफाफा फाड़ डाला। मेरी उद्विग्नता संदीप से छुपी नहीं रह सकी। बिट्टू नींद में कुनमुना रहा है, उसे हल्का सा बुखार है। मैं उसके पास बैठता हूँ, तुम इत्मीनान से डायरी पढ़ो। मैं एक बार फिर संदीप की सज्जनता की कायल हो गई। कैसे यह इंसान मेरे दिल की हर एक बात समझ जाता है। कब मुझे एकांत चाहिए, कब मुझे उसके कंधे का सहारा चाहिए, कब क्या। पर अभी वक्त इन बातों के बारे में सोचने का नहीं था। मैं भूखी आंखों से डायरी को निगलने लगी। पहली ही पंक्ति में मुझे भाव विभोर कर दिया। दीक्षा बेटी हमारे दिल के सबसे करीब है। उसने बहू बनकर हमारी सेवा की, बेटी बनकर प्यार लुटाया, बहन बनकर अपनत्व दिखाया, तो माँ बनकर हमारी लापरवाहियों के लिए हमें झिड़का भी है। हम उसकी ज़िंदगी में यह सब भूमिकाएं निभाना चाहते हैं, लेकिन वह हमें ससुर की भूमिका से ऊपर ही नहीं उठने देती। हम उसे दोबारा सुहागन के रूप में देखकर एक पिता का फर्ज निभाना चाहते हैं। मयंक के प्रति उसका प्यार और संवेदना हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है, लेकिन भावनाओं और संवेदनाओं से ज़िंदगी नहीं चलती, यह हम उसे कैसे समझाएं। संदीप बहुत नेक लड़का है, पर वह तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। डायरी क्या थी, एक छोटा मोटा उपन्यास था। न जाने कब से बाबूजी अपनी संवेदनाओं को इसमें अभिव्यक्त दे रहे थे। मैं गहरे पश्चाताप से भर उठी। बाबूजी हर सुख दुख में मेरा हमेशा करीब रहे, लेकिन मैंने उन्हें कभी उनकी भावनाओं को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जो उनके हर सुख दुख की सगी रही हैं। उत्सुक निगाहें शब्द निकलने लगी। यह जानकर दिल खुशी से उछलने लगा कि दीक्षा गर्भ से है। मयंक का अंश उसमें मौजूद है। इस बार ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। दीक्षा पहला गर्भ सीढ़ियों से गिरकर गंवा चुकी है। मयंक की यह निशानी हमें अच्छे से सहेजनी होगी। यह हम क्या सोचने लगे, कितने स्वार्थी हो गए हैं हम। यदि दीक्षा माँ बन गई तो उसके आगे की जिंदगी पर तो पूर्ण विराम लग जाएगा। कौन अपनाएगा उसे? नहीं, दीक्षा को अपना गर्भ गिराना होगा। मेरी आंखें छलछला उठी। विचारों के कितने भयंकर झंझावते से गुजरे हैं बाबूजी। ऊपर से शांत नजर आने वाले सागर गर्भ में कितनी उथल पुथल समेटे रहता है, अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है। धुंधलाती नजरें अब भी पन्नों पर टिकी थी। अजीब बेवकूफ़ लड़की है यह दीक्षा भी। जिद ही ठान बैठी है बच्चे को जन्म देने की। ज़्यादा कुछ कह भी तो नहीं सकते हम, कैसी मजबूरी है। मयंक कहाँ हो तुम? यदि कहीं हो तो आकर हमसे मिलते क्यों नहीं? कैसे आकर मिलते बाबूजी? यादाश्त जो खो चुके थे वो। कितना तलाशा था हमने मयंक को। कोई जरा सा भी संकेत देता तो हम तुरंत चल पड़ते थे। आखिर हमारे प्रयास रंग लाएं। एक पते पर मयंक मिल गए थे। 1 साल बाद देख रही थी अपने मयंक को, लेकिन लग रहा था मानो सदियाँ गुजर गई थी। कुछ भी तो नहीं बदला था, वही रूप वही रंग, बस भाल पर एक लंबा चोट का निशान उभर आया था। मैं उम्मीद कर रही थी वे आगे बढ़कर मुझे बाहों में समेट लेंगे, लेकिन उनकी आंखों में अपने लिए निहायत अजनबीपन के भाव देख मैं सिहर उठती थी। विराट अपनी यादाश्त खो चुका है। विराट? बाबूजी और मैं चिहुक उठे थे। जब वे कुछ नहीं पता पाया तो हमने इसका नाम विराट रख दिया। आप लोग इतने महीनों तक कहाँ थे? जी हम तो खोजने का बराबर प्रयास कर रहे थे। कहीं से भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती तो दौड़ चले जाते। पेपर में फ़ोटो भी दिया था। पेपर देखने का वक्त किसे था? हर वक्त तो विराट की तीमारदारी में लगे रहते थे। सप्ताह भर तो बेहोशी में ही रहा। मैंने तो जीवन की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये तो माया के अथक प्रयास थे जो उसे मौत के मुंह से निकाल लाई। लो, आ गई माया, मेरी बेटी और विराट की पत्नी। मुझे लगा मेरा सिर घूम जाएगा और मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। बाबूजी ने मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया था। मैं आपकी मनोदशा समझ सकता हूँ, पर आप भी मेरी मजबूरी समझिए प्लीज़।
माया को देखते हुए उसके पिता की आंखों में जो याचना के भाव उभरे, कमोवेश वे ही भाव मयंक की नज़रों में भी थे। बाबूजी ने तब और कुछ भी कहना उचित नहीं समझा था। थके कदमों से हम लौट आए थे। बाबूजी उस दिन अचानक बहुत बूढ़े लगने लगे थे। अब तक की संजोई हिम्मत आशाओं पर क्षण मात्र में खत्म हो गया था। देर रात तक वे निःशब्द मेरे पास बैठे रहे थे। वे मूक शब्द आज मेरे सम्मुख डायरी में मुखरित हो उठे थे। समझ नहीं आ रहा हम मयंक को जीवित मिलने की खुशियां मनाएं या शोक। बेटा जिंदा है सोचकर दिल को राहत तो मिलती है, पर इस स्थिति की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। वे जो करेंगे सबके भले के लिए करेंगे। बस दीक्षा का ख्याल है चैन नहीं लेने देता। हमारे जीवन की लौ तो अब टिमटिमाने लगी है। काश इसके बुझने से पूर्व दीक्षा के जीवन को कोई सही दिशा मिल जाए, वह किसी का हाथ थाम ले। मेरी आंखें एक बार फिर पनीली हो उठी। विषम से विषम परिस्थिति में भी बाबूजी को मेरे ही हित का ख्याल रहता था। तभी तो एक दिन उन्होंने जिद ही पकड़ ली थी। हमने संदीप से बात कर ली है, वह तुम्हें इस अवस्था में भी अपनाने को तैयार है। मयंक की यादाश्त अब नहीं लौटेगी। हम उसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा चुके हैं। इधर मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, इसीलिए गत 2 बार तो बाबूजी और संदीप ही जाकर मयंक से मिलकर आए थे। वैसे भी मुझे यहाँ वहाँ जाने में संकोच होने लगा था। माया को शक तो पहले से ही हो गया था और हमारे बार बार जाने से उसका शक यकीन में बदल गया था। मेरे जाते ही वह वहाँ से हट जाती थी। ऐसे में मेरी स्थिति विचित्र हो जाती थी। लगता था पराई अमानत में खयानत कर रही हूँ। अब तो मयंक मेरे लिए पराई अमानत ही था। बाबूजी और संदीप के खूब याद दिलाने पर भी मयंक शून्य में ही ताकते रहते, बल्कि कई बार तो वो झुंझला उठते थे। मैंने परिस्थितियों से समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी। एक सादे समारोह में संदीप से मेरा विवाह संपन्न हो गया था। लेकिन यह क्या, बाबूजी की डायरी तो कुछ और ही सच बयां कर रही थी। उस दिन हम और संदीप मयंक को पिछली बातें याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि सीढ़ियों से माया नाश्ते की ट्रे लेकर आती दिखी। पिछली मुलाकात में माया के पिताजी ने बताया था कि माया को 2 माह का गर्भ है। तब से हमें माया पर भी बहुत सा प्यार आने लगा है। आखिर उस बेचारी का दोष ही क्या है? पर दीक्षा से हम अपनी भावनाएं छुपा गए। आखिर है तो वह उसकी सौ थी। अचानक माया का पांव फिसला और वह सीढ़ियों पर लुढ़कने लगी तो हमें दीक्षा के गिरने और गर्भपात का दृश्य याद आ गया। हम जोर से चिल्ला उठे, मयंक बचा ले उसे, वरना यह भी दीक्षा की तरह अपना बच्चा खो बैठेगी। मयंक हक्का बक्का कभी हमें तो कभी लुढ़कती माया को देखता। उसके चेहरे पर हर सेकंड नए भाव आ रहे थे। अचानक वह जोर से चिल्ला उठा, बाबूजी। तब तक संदीप ने माया को संभाल लिया था। हम सब तुरंत उसे लेकर अस्पताल गए। माया को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि माया और बच्चे की जान बच गई। इस दौरान मयंक बराबर हमारे आसपास बाबूजी बाबूजी करता मंडराता रहा। अब हमें होश आया कि उसे सब कुछ याद आ गया है। वह हमसे लिपट कर बिलख उठा। हम घटनाओं का तारतम्य जोड़कर उसे वस्तु स्थिति समझाने लगे। वह दीक्षा से मिलने की जिद करने लगा। तब तक माया के पिता भी आ चुके थे। उन्हें देखकर मयंक संयत हुआ। माया को बाहर लाकर वार्ड में लिटा दिया गया। उसे सकुशल पाकर हम सबके चेहरे खिल उठे। मयंक उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। माया के पिता के चेहरे पर सुकून उभर आया। हम अनजाने ही स्वयं को अपराधी सा महसूस करने लगे। हम एक पिता से उसकी बेटी का सुख, एक पत्नी से उसके पति का सुख, एक अजनबी संतान से उसके पिता का सुख कैसे छीन सकते हैं? सब कुछ किसी फिल्मी दृश्य की भांति लग रहा था। कभी कभी फिल्मों जैसे नाटकीय घटनाक्रम असल जिंदगी में घट जाते हैं, लेकिन फिल्मों की तरह उनका नाटकीय अंत करना हम इंसानों के वश में नहीं होता कि नायक नायिका या किसी एक को विलेन साबित कर दें। हम हमारी आंखों के आगे चल रहे घटनाक्रम के चारों ही पात्रों की लंबी उम्र दुआ करते हैं। अपने महान कार्यों के कारण वे असल जिंदगी के नायक नायिका हैं। संदीप हमें बेटे के समान ही प्रिय लगने लगा और हम जानते हैं वह दीक्षा से बेहद प्यार करता है। दीक्षा उसके संग हमेशा सुखी रहेगी। माया के प्रति भी हमारे दिल में कोमल भावनाएं जन्म लेने लगी हैं। उसने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी। सब कुछ जानते हुए भी हमें हमेशा सहयोग किया। उसके और उसके पिता की आंखों में मंडाते आशंका के बादलों का अर्थ उनका दुख दर्द समझ आने लगा है। मयंक जो अभी कुछ क्षण पूर्व दीक्षा से मिलने को बेताब हो रहा था, अब कितने प्यार से माया का सिर सहला रहा है। 2 टुकड़ों में बंटकर क्या वह सुकून की जिंदगी जी पाएगा? हमारी चिंता ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। कल तक हम मयंक की यादाश्त चले जाने से दुखी थे और अब लौट आने से दुखी थे।
हमारे सामने तराजू के दो पल्ले थे, एक में मयंक और दूसरे में विराट। जितनी बार तौला विराट का पल्ला भारी पाया। हम समझ गए मयंक का विराट बनकर जीने में ही सबका हित है। को अकेले में सब समझा कर हम लौट आए। सीने पर पत्थर रखकर हमने दीक्षा से कह दिया कि मयंक की यादाश्त अब कभी नहीं लौटेगी। दीक्षा हमारी बेटी, प्लीज़ हमारे इस झूठ को हमेशा के लिए मुझे माफ़ कर देना। एक लंबे अंतराल तक डायरी में कुछ नहीं लिखा गया था। याद आया मेरी शादी, गिन्नी का जन्म, गुन्नू का जन्म, इन सब में बाबूजी बहुत व्यस्त हो गए थे। धन्यवाद आप सबका इस कहानी को सुनने के लिए।